हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज मैं आप लोगों को कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आप इन्हें हम तैयार कर लें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें इसमें से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने कई ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का रिव्यू देख के फिर मैंने इन सारे क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को भी हम लोग जानेंगे कि इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए और उसका मतलब क्या होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए डिबेंचर। तो इसका आंसर होगा ए डिबेंचर इज ए टाइप ऑफ लोन ए कंपनी इशूज टू रेज मनी। यानी कि ये जो डिबेंचर होता है वो एक टाइप का लोन होता है जो कंपनी के द्वारा अपने जो कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए लिया जाता है। ठीक है, वेयर द कंपनी प्रॉमिस टू पे बैक द लोन अमाउंट विथ रेगुलर फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट ओवर अ सेट पीरियड। तो जहाँ पे जब भी कंपनी कोई डिबेंचर लेती है तो एक फिक्स्ड पीरियड में वो उस लोन के अमाउंट को अ, एक इंटरेस्ट के साथ उसको चुकाती रहती है। ठीक है, तो उसे ही डिबेंचर कहा जाता है, जहाँ पे वो पेमेंट बैक करती रहती है, चाहे वो मंथली लिया गया हो चाहे वो ईयरली किया गया हो। ठीक है, when you buy a debenture you are essentially acting as a creditor to the company। अगर आपने डिबेंचर दिया है कंपनी को तो आप उस कंपनी के क्रेडिटर के रूप में जाने जाएंगे, नॉट एन ओनर। लेकिन ओनर नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ओनर हम लोग शेयर होल्डर्स को कहते हैं जो लोग कंपनी में अपने शेयर्स लगाते हैं। ठीक है, तो जब अगर आप डिबेंचर होल्डर हैं, यानी कि आपने कंपनी को ऋण दिया है, तो आप उस कंपनी के क्रेडिटर होंगे। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ कंपनी गेटिंग अ लोन फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स इंस्टीड ऑफ फ्रॉम ए सिंगल बैंक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक सिंगल बैंक के बजाय बहुत सारे इन्वेस्टर्स से लोन लेती है, तो उसे हम लोग डिबेंचर कहेंगे। ठीक है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। इट्स ए लोन, यानी कि जो डिबेंचर होता है वो एक लोन होता है। यू गेट इंटरेस्ट, यानी कि आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के बीच में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, यू गेट योर प्रिंसिपल बैक, आपको अपने पैसे वापस भी मिलेंगे। क्रेडिटर नॉट ओनर, यानी कि आप अगर डिबेंचर होल्डर हो तो आप क्रेडिटर हो, ओनर नहीं हो। ठीक है, अनसेक्योर्ड और सेक्योर्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एमओए एंड व्हाट इज एओए। इन दोनों को मैं एक साथ बताऊंगी। ठीक है, तो एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एमओए इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि ये कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ये कंपनी के क्या उद्देश्य है, गोल्स जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसके बारे में डिफाइन करता है। एंड डिटरमाइंस द बाउंड्री लाइन विथ इन विच द कंपनी हैज़ टू परफॉर्म टास्क, जिसके द्वारा कंपनी को जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं उसके बारे में बताता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ कंपनी, जैसे कि कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो वैसे ही ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम लोग चार्टर ऑफ कंपनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, डेफिनेशन एक देख सकते हैं हम लोग। द पर्पज ऑफ मेमोरेंडम is to enable the shareholders, creditors, and those who deal with the company to know what is its permitted range of enterprise, according to लॉर्ड मैकमिलन। यानी कि लॉर्ड मैकमिलन के द्वारा इसका डेफिनेशन ये हुआ कि जो ये कंपनी का एमओए होता है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के बारे में बताता है थर्ड पार्टीज़ को, यानी कि जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उन्हें हमारी कंपनी के बारे में, उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसके पर्पस के बारे में बताता है। तो ये कंपनी का रिलेशन थर्ड पार्टीज़ के साथ कैसा होगा, मतलब उनको नॉलेज हो सके, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। और ये ओपन डॉक्यूमेंट है, इसे सभी लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी इसको अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट की तरह रखी रहे और ये बोले कि ये हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट है और ये हम इसे प्राइवेट रखेंगे। नहीं, एमओए जो डॉक्यूमेंट होता है इसे कंपनी की थर्ड पार्टीज़ के लिए बनाया जाता है, ताकि कंपनी के बारे में उन लोगों को जानकारी हो सके,
तो इसलिए ये पब्लिक होता है, इसे सभी लोग देख सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ एमओए या फिर क्लॉजेस ऑफ एमओए कह सकते हैं कि इसके 6 क्लॉज होते हैं। पहला होता है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड लास्ट होता है एसोसिएशन क्लॉज। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला नेम क्लॉज होता है। नेम क्लॉज रिक्वायर्स यू टू स्टेट द लीगल एंड रिकॉग्नाइज्ड नेम ऑफ द कंपनी। You are allowed to register a company name only if it does not bear any similarities with the name of an existing company। यानी कि जो हमारा नेम क्लॉज होता है वो ये बताता है कि जो कंपनी है उसका एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए नाम जो कि किसी दूसरी कंपनी का नाम हो तो उससे मिलता जुलता नाम हमारा नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी का जो नाम होता है वो इस नेम क्लॉज में मेंशन होता है क्लियरली, और उस कंपनी के नाम को रजिस्टर किया जाता है। इट मस्ट, एक पॉइंट इसमें ये है कि इट मस्ट एंड इन द वर्ड लिमिटेड इफ़ इट्स ए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड इफ़ इट्स ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनी हुआ तो उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, और अगर पब्लिक कंपनी हुआ तो उसके लास्ट में लिमिटेड लिखा होना चाहिए। ठीक है, इस क्लॉज में हम लोग ये जानते हैं। सेकेंड क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। The registered office clause requires you to show the physical location of the registered office of the company। यानी कि कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पे स्थित है, उसके बारे में इसमें मेंशन होता है। The registered office's full address must be provided to the registrar of company to simplify further communications। तो जो ROC होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसके पास आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का फुल डिटेल यानी कि पूरा एड्रेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज इन द MOA एज इट डिफाइंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी फॉर विच इट वॉज फॉर्म। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लॉज है पूरे MOA का, जिसमें हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा होता है कि किस कारण से इस कंपनी को फॉर्म किया गया है। द कंपनी इज़ नॉट लीगली entitled to do any business other than that specified in its clause। यानी कि इस क्लॉज में जो मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी के बारे में लिखा गया है उसके अलावा कंपनी के पास कोई राइट नहीं है कि वो लीगली किसी और काम को करे अपने मेन ऑब्जेक्टिव को छोड़कर। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि इस ऑब्जेक्टिव के अलावा कंपनी कोई और काम करती है तो वो इलीगल माना जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लॉज में उसका मेंशन नहीं है, तो इसलिए। चौथा है लाइबिलिटी क्लॉज। The liability clause explains what liability each of the company's member faces। यानी कि कंपनी के हर मेंबर की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या काम उन्हें करना है, इसके बारे में लाइबिलिटी क्लॉज में मेंशन होता है। इफ़ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, द लाइबिलिटी दैट each member faces can be no more than the face value of shares that he or she holds। यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है तो उसके प्रत्येक मेंबर का जो वर्क है उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। If it's a company that's limited by guarantee, this clause must define how much liability each individual company member holds। यानी कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो हर इंडिविजुअल की क्या लाइबिलिटीज़ होती है, हर मेंबर कितनी जिम्मेदारियों को होल्ड करेगा, उसके बारे में इस क्लॉज में डिस्क्राइब किया गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पांचवा है कैपिटल क्लॉज। This clause defines the authorized capital of the company which it can raise through the issue of shares। यानी कि शेयर्स को इशू करके, ठीक है, कंपनी का जो कैपिटल होता है वो इस क्लॉज में यही बताया गया होता है
कि कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जिसमें ये डिस्क्राइब होता है कि शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है, वो इसमें डिटेलिंग में लिखा होता है। कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू कलेक्ट मोर मनी देन द अमाउंट लिस्टेड अंडर ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इस क्लॉज में जितना कंपनी के शेयर्स की वैल्यू लिखी है उससे ज़्यादा वो वैल्यू रेज नहीं कर सकते। कैपिटल क्लॉज में यही होता है। द वे द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आल्सो नीड्स टू बी लिस्टेड इन द कैपिटल क्लॉज। तो इस कैपिटल क्लॉज में ये भी मेंशन होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना कितना होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। फिलहाल आप इतना जान लें कि इन दोनों चीज़ों का भी मेंशन कैपिटल क्लॉज में होता है। लास्ट क्लॉज है एसोसिएशन क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द स्टेटमेंट बाय द सिग्नेटरीज to the MOA giving their approval to be a part of the company। यानी कि इसमें जो सिग्नेचरीज होते हैं उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने अप्रूवल दिया है कि वो भी इस कंपनी के पार्ट है। द MOA मस्ट बी साइंड बाय एट लीस्ट 7 persons इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी एंड बाय 2 persons इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग इसमें सिग्नेचर करते हैं और अप्रूवल देते हैं कि वो इस कंपनी के पार्ट हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि AOA के बारे में। इसका मीनिंग क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। यानी कि कंपनी की जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, उसके बारे में सारी जानकारी हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलती है। क्योंकि इट डिफाइंस द पावर, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में, यही वो डॉक्यूमेंट है जिसमें मैनेजर्स की क्या राइट्स होते हैं, ऑफिसर्स के क्या पावर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया होता है। एवरी कंपनी शुड हैव एन AOA एज अ गाइड टू रेफर टू बिफोर मेकिंग एनी माइनर और मेजर बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये भी कंपनी का इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें कंपनी से रिलेटेड सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए होते हैं और ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि जो MOA है वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट था, उसे बाहरी लोग देख सकते थे क्योंकि उसका रिलेशन थर्ड पार्टीज से था जो कंपनी के बारे में जान सके। लेकिन जो AOA है ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनकी सारे ड्यूटीज़ के बारे में, उनके सारे पावर्स, राइट्स के बारे में इसमें मेंशन किया गया होता है। तो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो AOA के द्वारा इसमें मेंशन किया गया होता है। ठीक है, हम चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द AOA इज़ अ डॉक्यूमेंट regulating the right of members of the company among themselves and the manner in which the business of the company shall be conducted। ठीक है, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं AOA में? The contents of articles of association vary from company to company given their requirements। तो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं AOA में? पहला होता है शेयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल का जो शेयर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया होता है कि किन किन लोगों के द्वारा किया गया है। सेकंड, डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, जो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो उसको कितने लोगों में बांटना है और किन लोगों को देना है, इसके बारे में रहता है। जनरल मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स, कंपनी की जनरल मीटिंग्स कब होंगी, उसकी प्रोसीडिंग्स कब होंगी, उसके बारे में होता है। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, मतलब कि जो मेंबर्स हैं, किन मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स है, उसके बारे में होता है।
accounts and audits, borrowing powers, the method of keeping and recording the books of accounts, special provisions for winding up of a company। यानी कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो ये बताते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन सभी चीज़ों का यानी कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में सारे डिसीजंस उसी डॉक्यूमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आइए देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द मनी ए कंपनी रेजेस by issuing preference shares which come with special rights for shareholders. These shareholders receive a fixed dividend payment before common shareholders. If the company liquidates, preference shareholders get their company capital back before common shareholders do. यानी कि जो कैपिटल्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया जाता है, क्योंकि नाम से ही इसमें क्लियर है कि प्रेफरेंस यानी कि जिन्हें हम पहले प्रभुता दें, प्रेफरेंस दे पहले, मतलब यानी कि जो शेयर कैपिटल है वो कैपिटल का वो एक हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, तो जिसके द्वारा कुछ स्पेशल राइट्स जो होते हैं वो हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। जैसे समझिए इसे एक एग्जांपल के द्वारा कि मान लेते हैं कि ये एक कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी को अगर कोई एक पर्सन स्टार्ट करना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगा, ठीक है। तो अगर इस कैपिटल को हम लोग इसे कई पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दें तो इसे हम लोग बहुत सारे लोगों की हेल्प से कुछ शेयर्स के माध्यम से इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक शेयर हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी कि सभी लोग कुछ कुछ कैपिटल अगर मिलाएं तो इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो भी जिसके भी द्वारा शेयर दिया जाता है एक कंपनी को, वो उस कंपनी का इतना हिस्सा पा लेता है, यानी कि वो जितना भी परसेंट शेयर देता है वो उतना परसेंट ओनर होता है उस कंपनी का, ठीक है। तो इसी तरह अपना अपना हिस्सा देते हुए एक कंपनी फॉर्म कर दिया जाता है। तो जो भी लोग अपना शेयर उसमें अपना कैपिटल डाले होते हैं उन लोगों को बोला जाता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें दो पार्ट्स में बांटा गया होता है, एक होते हैं इक्विटी वाले और एक होते हैं प्रेफरेंस वाले, ठीक है। तो यानी कि शेयर होल्डर्स तो दोनों हैं, लेकिन एक नॉर्मल वाले हैं यानी कि एक कॉमन शेयर होल्डर्स हैं और एक प्रेफरेंस वाले हैं जिन्हें हम लोग आगे रखते हैं, प्रेफरेंस देते हैं सभी चीज़ों में। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए होते हैं, जैसे कि जब भी कंपनी का डिविडेंड आएगा यानी जब भी कंपनी कोई प्रॉफिट करेगी तो उसका जो भी हिस्सा होगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह, और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये फिक्स नहीं होता, लेकिन ये फिक्स होता है कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो कैपिटल और वो डिविडेंड देना होता है जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है, तो ठीक है। तो उन लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए होते हैं, ठीक है। अगर कंपनी लिक्विडेट होती है यानी कि कंपनी को वाइंडिंग अप किया जाता है, बंद किया जाता है, तो भी शेयर होल्डर्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास अपने कैपिटल को वापस पाने का भी चांस होता है। जो भी एसेट्स होते हैं कंपनी के उसको बेच के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले उनका पैसा दे दिया जाता है। तो इस तरह से उन्हें कहते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उन्हें जो भी पैसा रिटर्न किया जाता है उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रेफरेंशियल डिविडेंड राइट्स यानी कि उन लोगों को पहले कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता है, ये राइट होता है, ठीक है। प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन यानी कि जब भी कंपनी का एंडिंग होता है
तो भी उन्हें पहले प्रायोरिटी दी जाती है और एसेट्स को बेच के उनके पैसे को चुका दिया जाता है। और फिक्स्ड रिटर्न यानी कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उन्हें फिक्स्ड रूप से हर साल उन्हें प्रॉफिट का पैसा दिया जाता है। भले ही 4 साल के बाद कंपनी में प्रॉफिट हो, लेकिन उन्हें हर साल दिया जाता है उसी प्रॉफिट के पैसे को जो वो 4 साल के बाद कमाता है। ठीक है, लेकिन इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं कि कंपनी में कोई भी अगर फैसला लेना हो तो अगर उन्होंने अपना शेयर लिया है, जितने शेयर्स वो लेते हैं उतने वोटिंग राइट्स उनके पास आ जाते हैं। किसी ने एक कंपनी में 4 शेयर्स लिए हुए हैं तो उसके पास 4 वोट करने का राइट है। कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसमें वो पर्सन अपने 4 वोट्स दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट नहीं होते हैं, बट उन्हें डिविडेंड का हिस्सा मिलता है। हाइब्रिड सिक्योरिटी, इन लोगों को सिक्योरिटी भी दी जाती है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, देखिए, डायरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स हु आर अपॉइंटेड टू मैनेज द बिजनेस अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमारे घर के सारे फैसले लेते हैं ना कि कोई भी चीज़ कहाँ पे कैसे होनी चाहिए। तो वैसे कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे फैसले लेते हैं। तो अगर एक डायरेक्टर हुआ तो उसे इंडिविजुअल, एक पर्सन हुआ तो उसे डायरेक्टर बोलेंगे, और अगर 2 या 3 या ज़्यादा रहे तो उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। यानी कि जो डायरेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बोर्ड ऑफ द कंपनी होता है, यानी कि कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं उसको वो लेना होता है। कलेक्टिवली बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जब ये कलेक्टिवली होते हैं, 2 या 3 होते हैं, तो उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। आइए देखते हैं कि कितने नंबर्स होते हैं इनके। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। मिनिमम पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, और 1 पर्सन कंपनी में 1 होता है डायरेक्टर। ठीक है, और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। मोर डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। एक स्पेशल रिजोल्यूशन होता है जिसके द्वारा 15 से भी ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 15 ही होते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग आंसर में आता है, तो इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं पूरा। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 of 20 of the Companies Act 2013, a company means a company formed and registered under this act or any previous law. कंपनी का मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट में या फिर किसी पहले के एक्ट में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि द कंपनीज एक्ट 1956 हो गया, या द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, 1882 या 1866। ठीक है, ऐसे द कंपनीज बिल 2011 was passed by लोकसभा ऑन 18 दिसंबर 2012। यानी कि जो कंपनीज एक्ट का बिल था वो 2011 में पास किया गया था लोकसभा में 18 दिसंबर 2022 में, एंड राज्यसभा ऑन 8 अगस्त 2013। राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को पास किया गया था। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013 received the assent of President of India on 29 August 2013 and came into force with effect from 13 August 2013। यानी कि जो कंपनी का बिल है 2011 में बनाया गया था, जो कि लोकसभा में पास किया गया 18 दिसंबर 2012 को, और राज्यसभा में पास किया गया 8 अगस्त 2013 को।
कंपनीज एक्ट 2013 को प्रेसिडेंट से रिसीव किया गया था 29 अगस्त 2013 में, और इसको लागू किया गया था 30 अगस्त 2013 में। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ 470 sections spread over 29 chapters and 7 schedules. The Companies Act 2013 repeals the previous Companies Act 1956। यानी कि जो कंपनी एक्ट 2013 है वो 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स में है, और इसको कंपनी एक्ट 1956 की जगह पे कंपनीज एक्ट 2013 को लाया गया था। ये है हिस्ट्री ऑफ कंपनी। ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस लिंडले। A company is an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it for a common purpose. The common stock so contributed is denoted in money and is capital। मतलब कि एक कंपनी को कुछ पैसे लगाकर कुछ एम्प्लॉयज़ के द्वारा अपने अपने डोनेशन जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एसोसिएशन में लाया जाता है और रजिस्टर कराया जाता है। ऑफ द कंपनी, द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट इट और टू whom इट बिलोंग्स आर मेंबर। जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो इसके मेंबर्स कहलाते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज इंटाइटल्ड इज देयर शेयर्स। और जितना भी पोर्शन यानी जितना भी कैपिटल्स वो मेंबर्स अपना अपना लगाते हैं वो उनका शेयर्स होता है उस कंपनी में। शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट्स टू ट्रांसफ़र इज ऑफ्टन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर के पास, और कुछ कभी कभी कुछ कंपनीज़ में इसमें रेस्ट्रिक्शन होता है और कुछ में इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में। कंपनी का पहला फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ठीक है। कंपनी जो है वो एक संगठित एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेशन बोले या फिर रजिस्ट्रेशन बोले, रजिस्ट्रेशन के द्वारा इसको फॉर्म किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। A joint stock company may be incorporated under the act either as a private or public company. Minimum number of persons required for the purpose of incorporation, public में 7, private में 2 और 1 person कंपनी में एक मेंबर मिनिमम होना चाहिए उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए। However, an association of more than 10% in the case of banking business and 20 in case of any other business। ठीक है। अगर बैंकिंग का बिजनेस है तो उस कंपनी में 10 होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई अदर बिजनेस है तो 20 हो सकता है। ठीक है। इफ़ नॉट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी और अंडर एनी अदर लॉ बिकम्स एन इलीगल एसोसिएशन। अगर इसको कंपनीज एक्ट में या फिर किसी और लॉ में इसको रजिस्टर नहीं कराया गया आपकी कंपनी को, आपकी कंपनी अगर किसी भी लॉ के द्वारा रजिस्टर नहीं हुई है तो ये आपकी कंपनी इलीगल एसोसिएशन मानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट इज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। यानी कि कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर जो कि एक लीगल एंटिटी के तौर पे है। कंपनी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स हु कंपोज इट, यानी कि कंपनी को जिसने कंपोज किया है वो उससे अलग होती है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। नो वन कैन से दैट ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, यानी कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो उस कंपनी का ओनर है।
ठीक है, क्योंकि कंपनी खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, वो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसलिए कंपनी जिसे भी दी जाती है वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं इसमें। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यू हैव टू पे एज मच एज यू हैव एग्रीड टू पे। जितना आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब कि जितना आप पे कर सकते हैं उतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। चौथा है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेपरेट होती है। ठीक है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी से अलग होती है। कैपेबल ऑफ ओनिंग, enjoying and disposing of property in its own name। कंपनी के अपने नाम पे ही उसकी सारी प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, it will not be considered as the just joint property of the members instituting the company, although the capital and assets of the company are contributed by members। पांचवा पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। अनलाइक ए नेचुरल पर्सन, ए कंपनी नेवर डाइज। यानी कि हम जानते हैं कि एक नेचुरल पर्सन के जैसे कंपनी कभी मरती नहीं है। मतलब कि पर्सन जो होते हैं, इंसान जो होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन कंपनी नहीं मरती। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। अगर सारे शेयर होल्डर्स की डेथ भी हो जाती है तब भी कंपनी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता उसकी एग्जिस्टेंस पे, कंपनी के अस्तित्व पे, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ कंपनी वेयर किल्ड और डेड, इन सच केस द लीगल हायर्स ऑफ द डिजीज शेयर होल्डर्स विल बिकम मेंबर। ठीक है, अगर कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो इन केस अगर ना रहे तो जो कंपनी के लीगल हायर्स होते हैं, ठीक है, वो मेंबर बन जाते हैं। तो इसलिए इस कंपनी की ये क्वालिटी है कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, और किसी के भी जाने से ये रुकती नहीं है, इसलिए ये परपेचुअल सक्सेशन होता है इसमें। कंपनी का अगला फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। Under Section 56, the shares of company are freely transferable and can be sold or purchased in the share market। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। In a private company, there are certain restrictions and not prohibition on transfer of share। कुछ प्राइवेट कंपनीज में रेस्ट्रिक्शन होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। सातवां है कॉमन सील। कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है कंपनी की पहचान के रूप में, ताकि हम पर्सन्स तो अपने सिग्नेचर कर देते हैं, बट कंपनी का अपना कॉमन सील होता है और वो उसका कंपनी का स्टैंप लगाया जाता है। द कंपनीज एक्ट 2015 हैज़ डिल्यूटेड द मैंडेटरी adoption of company seal। The company may or may not adopt a common seal। In case a company does not have a common seal, the authorization shall made by two director or by a director and the company secretary wherever the company has appointed a company secretary। यानी कि कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है जिसके द्वारा ही वो सारे फैसले लेती है और अपना स्टैंप लगाती है। आठवां है सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी का अपना अलग मैनेजमेंट होता है। मेंबर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज डायरेक्टर ऑन द बॉन्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू कंडक्ट कॉर्पोरेट फंक्शंस थ्रू की मैनेजरियल पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय देम। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, यानी कि कंपनी पे मुकदमा किया जा सकता है और कंपनी के द्वारा भी मुकदमा किया जा सकता है, ये होती है उसके पास कैपेसिटी। ठीक है, एज अ कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन बिकम ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनैलिटी और आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट कैन बी स्यू
और बी श्योर्ड इन इट्स ओन नेम, यानी कि अपने ही नाम पे कंपनी केस कर सकती है या उसके नाम पे केस हो सकता है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक इंडिविजुअल के तौर पे वो रहती है, उसकी पर्सनालिटी अलग है. सो a company may be sued for infringement of copyright, negligence and contempt of court. ठीक. नेक्स्ट है limitation of action. The MOA of the company regulates the power and fixed the object of the company and provide the basis upon which the entire structure of the company rests. यानी कि कंपनी के एक्शंस का लिमिटेशन होता है, जो एमओए में लिखा होता है उसके हिसाब से ही उसे चलना होता है. वंस द पावर हैव बीन ले डाउन इन एमओए, द कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड सच पावर. ठीक है. अगर कुछ पावर एमओए को दे दिया गया है तो उस पावर से ज़्यादा कंपनी कुछ नहीं कर सकती है. जितना एमओए में लिखा हुआ है, कंपनी के उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, वो उतना ही काम कर सकती है, अनलेस द एमओए इज इटसेल्फ अल्टर्ड एनेबलिंग द कंपनी टू डू सो. अगर वो उससे ज़्यादा करती है तो वो जो एमओए का डॉक्यूमेंट है वो इनेबल कर दिया जाता है. 11th पॉइंट है वाइंडिंग अप. एज ए कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, इट डज नॉट डाई एज अ नेचुरल पर्सन. जैसा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो नेचुरल पर्सन की तरह कभी उसका डेथ नहीं होता है. ठीक है. वो हमेशा ही एग्जिस्टेंस में रहती है. द लाइफ ऑफ कंपनी एंड्स थ्रू ए प्रोसेस नोन एज वाइंडिंग अप. लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा कंपनी को एंड किया जा सकता है जिसे हम लोग वाइंडिंग अप कहते हैं. ठीक है. वाइंडिंग अप कैन बी वॉलेंट्री और कंपल्सरी. ठीक है. वाइंडिंग अप जो होता है कंपनी का, वो अपने आप भी किया जा सकता है और उस कंपनी को बंद होना भी पड़ सकता है बाय सम रीजंस. ठीक है. हाउएवर टू अवॉइड वाइंडिंग अप, कंपनी में अडॉप्ट मर्जर, एमलगेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो ये हो गए कंपनी के सारे फीचर्स. सो आई होप आप लोगों को ये 6th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. 7 देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. इसको हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे. पहला है पब्लिक कंपनी में और ये इधर है प्राइवेट कंपनी. नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मिनिमम 7 होते हैं पब्लिक में और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है. प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं. अगर 200 से ज़्यादा भी एक हो गया तो वो पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. इनविटेशन टू पब्लिक. ठीक है. तो पब्लिक कंपनी में पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, और प्राइवेट कंपनी में इनविटेशन नहीं दिया जाता है पब्लिक को. ठीक है. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल को तैयार करना पड़ता है. प्राइवेट कंपनी में नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है. और पब्लिक कंपनी में टेबल एफ ऑफ शेड्यूल आई गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई. ये एक शेड्यूल होता है कंपनी एक्ट के अंदर, इसको अप्लाई करके आप आर्टिकल्स को प्रिपेयर करने से छुटकारा पा सकते हैं बाय टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट. इसके द्वारा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होते हैं और प्राइवेट में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होते हैं. यूज़ ऑफ वर्ड, पब्लिक में हम लोग लिमिटेड वर्ड का यूज़ करते हैं और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड का यूज़ करते हैं. ट्रेडेड ऑन. ठीक है. द स्टॉक ऑफ ए पब्लिक कंपनी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. ठीक है. और जो प्राइवेट कंपनी होता है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी का ट्रेडिंग किया जाता है. ठीक है. सो ये हो गया डिफरेंस. तो हमने 7 क्वेश्चंस देख लिए हैं. बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ये हमारा पार्ट 1 था. आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रह गई होंगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.